सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 8A। सेक्शन 8A बात करता है एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स, कि क्या एक्शन लिया जाएगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे जो रिलेटेड है पब्लिक सर्वेंट से। पहला पॉइंट आ गया एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई होता है ग्रुप सी पे और ग्रुप डी जो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। ये ट्रिगर करता है कंप्लीट करने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करप्शन में अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उनको दी जाएगी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर कोई भी एक्शन जो है लिया जाए, तो उनको प्रॉपर सुना जाएगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास एक्शंस बाय द कमीशन। अगर प्राइमा फेसाई वायलेशन जो है वो मिला है तो कमीशन क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा या फिर कोई और एजेंसी के द्वारा। इनिशिएट कर सकती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या कोई और सूटेबल एक्शन थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लोज कर सकती है प्रोसीडिंग्स को और एक्शन ले सकती है अगेंस्ट कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 46 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 अगर कंप्लेंट फॉल्स हुई या फिर फ्रिवलियस हुई। नेक्स्ट आ गया टाइम लिमिट क्या है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, ये कंप्लीट की जानी चाहिए 90 डेज के अंदर अंदर जब से रिसीट हुई है कंप्लेंट। ये एक्सटेंड की जा सकती है अनदर 90 डेज के लिए विद रिटर्न रीजंस के साथ। तो इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 8A। सेक्शन 8A बात करता है एक्शन की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ली जाती है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसके रिलेशन में, पब्लिक सर्वेंट के जो है रिलेशन में। पहला पॉइंट बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, किन किन जो एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है। ये है हमारे पास जो ग्रुप सी है और जो ग्रुप डी है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उन पे एप्लीकेबल है। ये ट्रिगर होती है आफ्टर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है करप्शन केसेस में। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है करप्शन केसेस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, उसके बाद जो है ये इंक्वायरी जो है वो पिक्चर में आती है। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है हमारे पास उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनको प्रॉपर सुना जाएगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। थर्ड पॉइंट है एक्शन बाय द कमिश्नर, क्या एक्शन ले सकता है कमिश्नर। तो अगर प्राइमा फेसाई वायलेशन हुआ है तो यहाँ पे कमीशन जो है वो क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई या फिर डीएसपीई या फिर कोई और एजेंसी। फिर आगे इनिशिएट कर सकते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को। तीसरा आ गया हमारे पास क्लोज कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को और एक्शन ले सकते हैं कंप्लेंट के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 46 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का, अगर कंप्लेंट फ्रिवलेस है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे जो है अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट की है या फिर फ्रिवलेस कंप्लेंट की है तो वहाँ पे उन जो प्रोसीडिंग्स को है वो क्लोज कर देंगे, प्लस एक्शन लिया जाएगा जो कंप्लेंट जिस पर्सन ने की है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट सेक्शन 46 जो है हमारे पास लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का। नेक्स्ट आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास टाइम लिमिट है हमारे पास 90 डेज जब से जो है कंप्लेंट रिसीव हुई है, प्लस ये एक्सटेंड किया जा सकता है अनदर 90 डेज के लिए और इसके लिए चाहिए हमें रिटर्न रीजंस। तो इस सेक्शन में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर और उसका टाइटल याद रखना है, दैट इज सेक्शन 8A और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। एप्लीकेबिलिटी किस पे है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, उसके बाद ये वाली इंक्वायरी होती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को, क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर प्राइमा फेसाई वायलेशन मिला। इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जा सकता है सीबीआई को या फिर डीएसपी को या फिर यहाँ पे हमारे पास इनिशिएट की जा सकती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तीसरा आ गया कोई फॉल्स कंप्लेन की गई है तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे प्रोसीडिंग्स और कंप्लेनेंट के अगेंस्ट जो है सेक्शन 46 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का, वहाँ पे उसके साथ जो है प्रोसीड करेंगे। टाइम लिमिट में आ गया हमारे पास 90 डेज का टाइम होता है जब से रिसीव हुई है कंप्लेन, प्लस 90 डेज एक्सटेंड किए जा सकते हैं रिटर्न रीजंस के साथ।
तो आपको जो है ये याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाला MCQ बेसिस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट याद रखना है। फिर आ गया टाइम लिमिट हमारे पास फोर्थ जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 8B, एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स। क्या एक्शन लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन पे जो पब्लिक सर्वेंट के रिलेशन में थी। लास्ट जो सेक्शन था वो हमारा था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, ये सेक्शन है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का। पहला है डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जब कमीशन ऑर्डर करता है एक इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 8A सबसेक्शन A क्लोज A, वो डायरेक्ट कर सकता है CBI को या DSPE को या कोई और एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जानी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, जो डेट है ऑर्डर का उससे। कमीशन एक्सटेंड कर सकता है ये जो पीरियड है अनदर 6 मंथ्स का रिटन रीजंस के साथ। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सबमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। डिस्पाइट जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 173 ऑफ CRPC के, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो सबमिट करेगी इसके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है डायरेक्टली किसको, कमीशन को। डिसीजन बाय द कमीशन, एग्जामिन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कमीशन जो है वो डिसाइड कर सकता है कि या तो वो फाइल करेगा एक चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट के सामने, या फिर इनिशिएट करेगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या अनदर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। असेंस क्या है इसका कि सेक्शन 8B इंश्योर करता है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट करता है रिपोर्टिंग कमीशन को और क्लियर करता है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स करप्शन के केसेस में अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इस स्लाइड में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि ये है हमारे पास सेक्शन 8B जो बात करता है इन्वेस्टिगेशन किसके रिलेशन में, पब्लिक सर्वेंट के रिलेशन में। पहला है हमारे पास डायरेक्शन कौन देगा इन्वेस्टिगेशन की। इसमें आ गया हमारे पास यहाँ पे जो कमीशन है वो ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर सेक्शन 8A सबसेक्शन 1 क्लोज A जो है, और ये डायरेक्ट कर सकता है CBI, DSPE या फिर दूसरी एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ ऑर्डर से। यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने का और पीरियड रिटन रीजंस के साथ। दूसरा पॉइंट जो है इसमें हमारे पास वो बताता है कि सबमिशन जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, यहाँ पे जो है सेक्शन 173 CRPC का अप्लाई नहीं होगा और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो डायरेक्टली सबमिट करेगी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कमीशन को। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास डिसीजन बाय द कमीशन। एग्जामिन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को क्या डिसाइड कर सकती है कमीशन, क्यों क्या डिसीजन ले सकती है कमीशन। इसमें आ गया हमारे पास चार्जशीट फाइल कर सकती है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है स्पेशल कोर्ट के सामने, या फिर डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जो है इनिशिएट कर सकती है। तो यहाँ पे असेंस क्या है इस सेक्शन का कि सेक्शन 8B जो है इंश्योर करता है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट जो रिपोर्ट करना कमीशन को और क्लियर जो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास आउटकम्स है दैट इज चार्जशीट है या क्लोजर रिपोर्ट है या फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये जो है हमारे पास पूरा ओवरव्यू है। सबसे पहले सेक्शन नंबर आपको याद रखना है सेक्शन 8B। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है उनकी बात करता है। पहला पॉइंट है डायरेक्शन देगा, किसके द्वारा दी जाएगी, कमीशन देंगे डायरेक्शन जो है अंडर सेक्शन 8A सबसेक्शन A क्लोज A CBI को DSP को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 6 मंथ का टाइम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का, 6 महीने एक्सटेंड किए जा सकते हैं रिटन जो रीजंस देके। सेक्शन जो है 173 ऑफ CRPC अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी कमीशन को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद हमारे पास जो कमीशन है वो क्या डिसीजन लेगा, या तो चार्जशीट या फिर जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है स्पेशल कोर्ट के सामने, या फिर इनिशिएट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स हैं या कोई और एप्रोप्रिएट एक्शन जो उनको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर लगता है। तो ये जिस्ट है हमारे पास। आपको टाइम पीरियड याद रखना है किस सेक्शन के अंडर डायरेक्शन दी जाएगी। उसके अलावा डिसीजन में जो आपको ध्यान रखना है क्या 2 ऑप्शंस होते हैं जो हमारे पास कमीशन है उसके पास।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन की। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोसीडिंग, सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं कमीशन की वो कंडक्ट की जाएंगी उसके हेडक्वार्टर्स पे। रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर, कमीशन जो है वो क्या कर सकता है, एक यूनानिमस डिसीजन के साथ रेगुलेट कर सकता है अपने जो प्रोसीजर हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के, या फिर एलोकेशन जो वर्क है अमंग सेंट्रल सिविल विजिलेंस कमिश्नर और जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनानिमिटी, जितना पॉसिबल हो सके सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे यूनानिमसली, मतलब बिना किसी ऑपोजिशन के, सबके अग्रीमेंट में। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, अगर डिफरेंसेस जो है ओपिनियन के वो अराइज होते हैं तो जो डिसीजंस लिए जाएंगे अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी व्यू है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो किसकी बात करता है, सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन की। प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन की बात करता है। पहला है कहाँ पे जो है प्रोसीडिंग्स हेल्ड की जाएंगी, जो हेडक्वार्टर्स होगा कमीशन का वहाँ पे की जाएंगी। दूसरा आ गया रेगुलेशन क्या है प्रोसीडिंग की। कमीशन जो है एक यूनानिमस डिसीजन देगा। यूनानिमस का मतलब होता है बिना किसी ऑपोजिशन के, मतलब सारे के सारे जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो सेम डिसीजन देंगे। रेगुलेट कर सकते हैं जो प्रोसीजर है, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का, प्लस एलोकेट करना जो वर्क है हमारे पास सीवीसीज को और वीसीज को। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास सारा का सारा बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाएगा यूनानिमसली। तो यूनानिमसली जो है सब कुछ जितना भी बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट किया जाएगा, मतलब सारे डिसीजंस जो हैं वो यूनानिमस तरीके से लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज होता है, कुछ लोग अग्री नहीं करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे अराइज हो जाता है, तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी व्यू लिया जाएगा। तो बेसिकली सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन आपको 3-4 लाइंस में पढ़ना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 9 है हमारे पास। सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन की। यहाँ पे कहाँ होंगी प्रोसीडिंग्स, हेडक्वार्टर्स में होंगे, यूनानिमस डिसीजन के साथ होंगी। रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर क्या होगा, या एलोकेट कर सकते हैं काम जो है हमारे पास सीवीसीज को प्लस वीसीज को। यूनानिमसली डिसाइड करना है सारा का सारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू के साथ जाया जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक है, आपको सेक्शन 9 याद रखना है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन, और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है वो याद रखना है। सेक्शन नंबर और टाइटल्स आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे पास एमसीक्यू जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जाता है जो टाइटल्स हैं और यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन है। तो सेक्शन 9 का आप याद रखेंगे, प्रोसीडिंग्स जो हैं कमीशन की वो सेक्शन 9 में कवर्ड है। 5th पॉइंट आ गया हमारे पास प्रिसाइडिंग अथॉरिटी। मीटिंग्स जो है प्रिसाइड ओवर की जाएंगी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा, या फिर उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट है उनके द्वारा। फिर आ गया वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स जो है वो वैलिड नहीं है ड्यू टू वैकेंसीज या फिर जो डिफेक्ट्स हैं कमिश्नर के कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफेक्ट्स हैं अपॉइंटमेंट में सीवीसी की या वीसीज की, या फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है जो अफेक्ट नहीं करता है मेरिट्स ऑफ द केस को। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में क्या कवर किया है, यहाँ पे 5th पॉइंट है हमारे पास, वो बात करता है कि मीटिंग जो है वो प्रिसाइड कौन करेगा मीटिंग को। मीटिंग प्रिसाइड की जाएगी सीवीसी के द्वारा या फिर उनकी एब्सेंस में कोई भी जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर है उनके द्वारा। 6th पॉइंट बात करता है वैलिडिटी की प्रोसीडिंग्स की। प्रोसीडिंग्स जो है वो इनवैलिड नहीं होंगी, मतलब वो वैलिड होंगी अगर कोई वैकेंसी है या डिफेक्ट है कमिश्नर के कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में किसी सीवीसी की या फिर किसी वीसी की। फिर आगे कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है जो मैरिट्स को जो है इफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी, वो वैलिड मानी जाएंगी। अगेन हम जिस्ट देखते हैं, प्रिसाइड ओवर कौन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करेंगे या फिर उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर करेंगे। वैलिडिटी क्या होगी, इनवैलिड नहीं होंगे प्रोसीडिंग्स अगर कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में सीवीसी की या वीसीज की, या फिर कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है जो मेरिट को इफेक्ट नहीं करता है। वैलिडिटी वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे, कौन प्रिसाइड ओवर करेगा ये वाला पॉइंट भी जो है आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि कब एक विजिलेंस कमिश्नर एक्ट कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो सर्कमस्टांसेस जो है हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सीवीसी। अगर पोस्ट जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी की वो वेकेंट हो जाती है डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑथराइज करेंगे विजिलेंस कमिश्नर में से किसी एक को कि वो एक्ट करें एज द सीवीसी। ये अरेंजमेंट कंटिन्यू होगा जब तक एक नया सीवीसी अपॉइंट नहीं किया जाता। दूसरा आ गया हमारे पास टेम्परेरी इनएबिलिटी ऑफ सीवीसी। जब सीवीसी अनेबल है परफॉर्म करने में ड्यूटीज ड्यू टू लीव, एब्सेंस या कोई और रीजंस, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एक विजिलेंस कमिश्नर को डिस्चार्ज करने के लिए जो फंक्शंस हैं सीवीसी के, ये कंटिन्यू करेंगे जब तक सीवीसी रिज्यूम नहीं करता ऑफिस। अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेचर क्या है? टेम्परेरी या एक्टिंग अरेंजमेंट है। कंडीशन क्या है? वैकेंसी या इनएबिलिटी है सीवीसी की। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? सेक्शन 10 बात करता है कब जो है सेंट्रल जो विजिलेंस कमिश्नर है वो एक्ट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसमें हमारे पास अगेन 2 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला, अगर ऑफिस वेकेंट है। दूसरा है कि अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ है, मतलब इनएबिलिटी है। अगर वेकेंट हो जाता है हमारे पास ऑफिस डेथ से, रेजिग्नेशन, किसी और रीज़न की वजह से, किसी भी एक वीसी को बोला जाएगा सीवीसी की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। कौन करेगा? ये हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और ये जब तक कंटिन्यू होगा जब तक सीवीसी जो है वो अपॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनएबिलिटी। इसमें आ गया हमारे पास कि अगर इनएबल हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ड्यूटीज़ लीव की वजह से, एब्सेंस की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, प्रेसिडेंट अगेन यहाँ पे किसी एक वीसी को बोलेंगे सीवीसी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और ये जब तक होगा जब तक कि सीवीसी जो है वो रिज्यूम नहीं करता है ऑफिस को। जो याद रखना है इसमें, वो हमें याद रखना है वेकेंट है या फिर इनएबिलिटी है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे पास, वो नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे कि कौन सा वीसी जो है सीवीसी के पद पे जो है जाएगा या उनके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है पार्ट्स रिलेटेड टू इंक्वायरीज। तो इंक्वायरी से रिलेटेड क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें आ गया हमारे पास नेचर ऑफ पार्ट्स। While conducting inquiries under section 8 subsection 1 clause B and 8 subsection 1 clause C, कमीशन इंजॉय करता है सारी की सारी जो पार्ट्स हैं सिविल कोड की अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो यहाँ पे जो है ये दोनों हम जो है जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जितनी पार्ट्स हैं वो कमीशन इंजॉय करता है। अब कौन कौन सी पार्ट्स हैं? स्पेसिफिक सिविल कोड्स पावर जो कमीशन है वो एक्सरसाइज कर सकता है फॉलोइंग पार्ट्स। समनिंग है, एग्जामिनेशन है, समन करना किसी पर्सन को किसी भी पार्ट में इंडिया के एग्जामिन करना ओथ पे। प्रोडक्शन जो है डॉक्यूमेंट का, रिक्वायर करना डिस्कवरी या फिर जो प्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट का। एविडेंस एफिडेविट पे रिसीव कर सकते हैं एविडेंस एफिडेविट के थ्रू। फिर आगे रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, कॉल कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए या कॉपीज़ के लिए कोर्ट से या फिर किसी और ऑफिस से। फिर आगे इशूइंग कमीशंस, इशू कर सकते हैं कमीशन किसके लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर आगे हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल पावर्स, एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई दूसरी पावर जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स के द्वारा। तो इसमें क्या है हमारे पास? इसमें है हमारे पास सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है कि इंक्वायरी से रिलेटेड जो है क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, नेचर क्या है पार्ट्स का। सबसे पहले तो ये कहाँ अप्लाई होगा? जब कंडक्ट कर रहे हैं इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लोज बी एंड 8 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। यहाँ पे कमीशन के पास जो है सारी की सारी पार्ट्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं सीपीसी में।
तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, तो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं आपके पास समनिंग के पार्ट्स या फिर एग्जामिन करना ओथ पे, फिर प्रोडक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स का, वो उसको जो है बोल सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, फिर आगे एविडेंस ले सकते हैं एफिडेविट्स पे, फिर आगे रिक्वायर कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए कोर्ट से या ऑफिस से, फिर आगे कमीशन इशू कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए विटनेस को या फिर डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आ गया जो एडिशनल पार्ट्स जो प्रिस्क्राइब की जाएंगी रूल्स के द्वारा। तो ये जो है हमारे पास सिविल कोर्ट्स की पावर जो है इंक्वायरी करने के टाइम पे कमीशन के पास होंगी। इसमें जो याद रखना है आपको, सेक्शन नंबर याद रखना है, उसका टाइटल याद रखना है कि पार्ट्स क्या होंगी इंक्वायरी करते हुए, नेचर क्या है अगर इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लोज बी और सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, तो यहाँ पे कमीशन के पास सारी की सारी सिविल कोर्ट की पावर होंगी। सीपीसी के अंडर स्पेसिफिक पावर्स कौन सी हैं, समनिंग पावर, एग्जामिन करना ओथ को, प्रोडक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स का, एविडेंस लेना एफिडेविट पे, उसके बाद कॉल करना पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए, कमीशन जो है इशू करना विटनेस के लिए एग्जामिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए, कोई भी एडिशनल पावर जो प्रिस्क्राइब की गई है। तो आपको जो है इसमें ये ध्यान, ये आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 11A। सेक्शन 11A बात करता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। डायरेक्टर जो है इंक्वायरी का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, तो कौन होगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, कौन अपॉइंट करेगा, क्या फंक्शन है, ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा और वो नहीं होना चाहिए जो बिलो है जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को। फंक्शन आ गया हमारे पास, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये जो इंक्वायरी है रेफर की जाएंगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लोकपाल के द्वारा। सपोर्ट स्टाफ कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी रिक्वायर्ड ऑफिसर या फिर एम्प्लॉइज। इनेबल करने के लिए डायरेक्टर को इंक्वायरी के इफेक्टिवली डिस्चार्ज करे अपने जो फंक्शन है इस एक्ट के अंदर। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 11A। सेक्शन 11A बात करता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो ये हमारे पास पहला ही पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे एक पोस्ट होगी जो होगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की, और ये जो है सेक्रेटरी के रैंक से बिलो जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा आ गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है इसमें हमारे पास, यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास, फंक्शन होंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना, प्लस ये जो इंक्वायरीज हैं ये रेफर की जाएंगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बाय लोकपाल। नेक्स्ट आ गया सपोर्ट स्टाफ, कौन कौन जो है स्टाफ में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जो रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैं प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनेबल करने के लिए डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को, ताकि वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें अपने फंक्शंस को। क्या याद रखना है इसमें, सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 11A। यहाँ पे जो है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की बात की जा रही है जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। पहले बोला गया है कि पोस्ट होगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की जो सेक्रेटरी के रैंक से बिलो जो है वो नहीं होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास। फंक्शंस क्या होंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना, और ये जो इंक्वायरीज हैं ये रेफर की जाएंगी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को लोकपाल के द्वारा। स्टाफ कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ प्रोवाइड करेंगी जो रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं। याद क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी याद रखनी है, रेफर कौन करेगा, लोकपाल करेगा, याद रखना है। कौन सा जो अथॉरिटी है स्टाफ प्रोवाइड करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा आपको सेक्शन और उसका जो टाइटल है ये भी याद रखना है। तो ओवरऑल ये पूरा ही सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये अथॉरिटी जो है वो ध्यान से करनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है प्रोसीडिंग्स बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी कमीशन के सामने उनको माना जाएगा कि वो जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। स्टेटस क्या है कमीशन का, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, डीम्ड माना जाएगा कि वो एक सिविल कोर्ट है लिमिटेड पर्पस के लिए लॉ के अंडर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी,
कमीशन को ट्रीट किया जाएगा सिविल कोड 4 सेक्शन 195 एंड चैप्टर जो है हमारे पास 26 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। नेचर क्या है प्रोसीडिंग्स का, हर एक प्रोसीडिंग जो है कमीशन के सामने डीम्ड मानी जाएगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। एप्लीकेबिलिटी जो है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की। प्रोसीडिंग्स जुडिशियल मानी जाएंगी किस पर्पस के लिए, सेक्शन 193 आईपीसी जो कि पनिशमेंट है फॉल्स एविडेंस के लिए। सेक्शन 228 आईपीसी जो इंटेंशनल इंसल्ट है या इंटरप्शन है पब्लिक सर्वेंट को ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर सेक्शन 196 आईपीसी जो यूज करना है एविडेंस को ये जानते हुए कि ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है जो प्रोसीडिंग्स होंगी कमीशन के सामने वो जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट हमें बताया गया है कि जो कमीशन है उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो एक सिविल कोर्ट है। दूसरा आ गया एप्लीकेबिलिटी जो है उसको जो है सिविल कोर्ट माना जाएगा सेक्शन 195 के लिए एंड जो चैप्टर है हमारे पास 26 ऑफ सीआरपीसी का उसके लिए। अब नेचर क्या होगा प्रोसीडिंग्स का, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको माना जाएगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है आईपीसी की, तो जो एप्लीकेबिलिटी है हमारे पास आईपीसी की वो है कि प्रोसीडिंग्स जो हैं जुडिशियल हैं किस पर्पस के लिए, सेक्शन 193 जो बात करता है फॉल्स एविडेंस की। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 228 जो बात करता है इंटेंशनल इंसल्ट या फिर इंटरप्ट किया है पब्लिक सर्वेंट को ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। थर्ड आ गया हमारे पास सेक्शन 196 जहाँ पे यूज़ किया है एविडेंस ये जानते हुए भी कि वो जो है फॉल्स है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 12। आपको टाइटल या सेक्शन नंबर याद रखना है। प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन वो जुडिशियल प्रोसीडिंग उनको माना जाएगा, टाइटल याद रखना है। पहला पॉइंट है स्टेटस क्या है, कमीशन को माना जाएगा सिविल कोर्ट है, किन पर्पस के लिए, सेक्शन 195 और चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी का उसके लिए। फिर नेचर जो है प्रोसीडिंग्स को माना जाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग है, किस पर्पस के लिए, जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है आईपीसी की। इसमें आ गया सेक्शन 193 जहाँ पे फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट है, सेक्शन 228 जो इंटेंशनल इंसल्ट या फिर इंटरप्ट कर दिया है किसी पब्लिक सर्वेंट को जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान। फिर आ गया सेक्शन 196 जो कि यूज़ करना फॉल्स एविडेंस का ये जानते हुए कि ये जो है एविडेंस फॉल्स था। तो इसमें आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि इसको सिविल कोर्ट माना जाएगा किस पर्पस के लिए। सेकंड पॉइंट भी आपको याद रखना है नेचर प्रोसीडिंग्स का जुडिशियल प्रोसीडिंग है और आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी, ये जो है बेसिकली आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं, उसके साथ सेक्शन नंबर और इसका जो टाइटल है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट की। सेक्शन 13 आ गया इसमें हमारे पास। सेक्शन 13 बात करता है एक्सपेंसेस जो है कमीशन के वो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का उस पर। पहला पॉइंट है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सीवीसी के वो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। कवरेज जो है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं सैलरीज, अलाउंसेस और जो पेंशन्स हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, विजिलेंस कमिश्नर की, सेक्रेटरी जो है कमीशन की या फिर जो स्टाफ है कमीशन का। फिर आ गया तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बीइंग चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है कमीशन का। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 बात करता है हमारे पास एक्सपेंसेस की एंड एनुअल रिपोर्ट की। इसमें पहला सेक्शन है हमारे पास इस चैप्टर में सेक्शन 13 जो बात करता है एक्सपेंसेस जो हैं कमीशन की जो चार्ज किए जाएंगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे किए जाएंगी। तो इसमें पहला पॉइंट वही है हमारे पास जो टाइटल में है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। दूसरा आगे इसमें हमारे पास जो कवरेज है एक्सपेंसेस का, क्या क्या एक्सपेंसेस जो हैं कवर होंगे, क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन्स हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के सेक्रेटरी जो है कमीशन की या फिर जो स्टाफ है हमारे पास कमीशन का। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
जब चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब खुद पे डिपेंड करना। दूसरा आ गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है कमीशन की। तो बेसिकली ये पर्पस है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे है, तो वो किसी और जो अथॉरिटी या एजेंसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है चैप्टर नंबर, चैप्टर की हेडिंग, उसके बाद सेक्शन नंबर, सेक्शन की हेडिंग के एक्सपेंसेस जो हैं कमीशन के चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेम जो आपका टाइटल में है वही फर्स्ट पॉइंट है। क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे? सैलरी अलाउंसेस, पेंशन, सीवीसी की, वीसीज की, सेक्रेटरी की, स्टाफ की। ये हमारे पास क्या पर्पस है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया गया है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है हमारे पास कमीशन की। यहाँ पे जो है आज के लिए हम इतने ही जो है सेक्शन कवर करेंगे। अगर बाकी सेक्शंस के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हर एक लेक्चर के कमेंट में एक व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं।